नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास में। मैं स्वाति जनकावत, आपकी ड्राइंग टीचर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ 12 पढ़ाऊंगी। यह जो हमारा पाठ 12 है, इसका शीर्षक है भारत में समकालीन कला आंदोलन के प्रणेता। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले यह जो शब्द है समकालीन कला, हम इसको समझते हैं। यहाँ पर इस समकालीन कला से क्या अर्थ है? समकालीन कला अर्थात सम आज के काल की जो कला है वह है समकालीन कला। आज के समय में कला जगत में किन तकनीकों का, किन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है, कैसे चित्र बन रहे हैं, ये सभी हमारे इस समकालीन कला में आ जाते हैं। अतः हम अपने इस पाठ में इन्हीं समकालीन कला जो आज हमें दिख रही है, जो कि एक दिन या एक वर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि इसमें बहुत से कलाकारों का अपना विशेष योगदान रहा था। हम उन्हीं कलाकारों के बारे में बच्चों यहाँ अध्ययन करेंगे। अतः हमारा पाठ है भारत में समकालीन कला आंदोलन के प्रणेता, प्रमुख जो कलाकार हैं उन सब का अध्ययन हमारे इस पाठ के अंतर्गत किया जाएगा। बच्चों, 16वीं शताब्दी में भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ पर शासक बनकर शासन करने लगे। उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश गुलाम बना लिया। यहाँ पर उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए, परंतु इन सभी के माध्यम से वे भारत को और भारतीयों को निम्न स्तर का और स्वयं को उच्च स्तर का स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने भारतीयों को न केवल राजनीतिक रूप से ही गुलाम बनाया, बल्कि वे मानसिक रूप से भी भारतीयों को अपना अधीन बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने भारत में विद्यालयों की स्थापना की, कला विद्यालयों की स्थापना की और कला विद्यालयों के माध्यम से उन्होंने भारतीय राजनीति, आर्थिक, व्यापारिकता को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि भारतीय कला, सभ्यता और संस्कृति को भी प्रभावित किया। वे भारतीय कला स्तर में भी भारतीयों को निम्न स्तर का स्थापित करना चाहते थे, परंतु भारतीय प्रबुद्ध, साहसी और बुद्धिमान लोगों के प्रयासों से भारत को आजाद कराने का प्रयास किया गया। इस समय में 1857 की क्रांति अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण थी। इसी के फलस्वरूप भारतीय लोगों को आजादी हासिल हुई। 1857 की क्रांति बच्चों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 1857 के पश्चात अंग्रेजों के शासनाधीन भारत में भारतीय कला, साहित्य परंपराओं को नष्ट करने एवं निम्न स्तर का स्थापित करने के जो अंग्रेजों के प्रयास थे, वे सफल हमें होते हुए दिखाई दिए और अंग्रेजों द्वारा सफल रूप से ये किया जा चुका था। अतः भारतीय कलाकार पश्चिमी रीतियों में काम करने लगे थे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा कला विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी थी। अतः जो भारतीय कलाकार थे वे पश्चिमी रीति से कार्य कर रहे थे, क्योंकि ये जो कला विद्यालय थे अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षकों के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इस समय में स्वदेशी आंदोलनों के फलस्वरूप कला क्षेत्र में भी आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान की भावना जागृत हुई। फलतः भारतीय कला, इतिहास, परंपराओं को अपनाने, सीखने और उनके प्रचार प्रसार का कार्य किया जाने लगा था। इसी प्रचार प्रसार के कार्य में भारतीय कलाकारों ने अपना विशेष योगदान दिया और इसी के निमित्त कला क्षेत्र में अमरेंद्रनाथ ठाकुर ने पुनर्जागृति का कार्य किया और ये जो पुनर्जागरण का काम था, अमरेंद्रनाथ ठाकुर ने बंगाल शैली के माध्यम से प्रारंभ किया था। बंगाल शैली अमरेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित की गई एक शैली थी। चूंकि ये बंगाल में उत्पन्न हुई, इसलिए इसे बंगाल शैली कहा गया, परंतु वास्तव में बच्चों जो बंगाल शैली थी वह एक शैली नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति थी, जिसके अंतर्गत भारतीयता की भावना फूट फूट कर भरी हुई थी। इसमें भारतीय कला के क्षेत्र में आत्मविश्वास और अपनी जो श्रेष्ठ कला परंपरा है, कला इतिहास है, वे सभी विचार स्थापित करना इस बंगाल शैली का मूल उद्देश्य था। अमरेंद्रनाथ ठाकुर ने हमारी भारतीय पारंपरिक कलाओं को पुनर्स्थापित किया और भारतीय
जो कला शिक्षण परंपरा है उनमें उनको अपना एक सम्मानीय स्थान प्रदान किया, जिसके माध्यम से इस बंगाल शैली में प्राचीन भारतीय जो परंपरागत शैलियां थी उनका अध्ययन प्रारंभ हुआ और एक नया जो विचार, एक नया आत्मविश्वास भारतीय कला जगत में प्रारंभ हुआ। इस समय में पश्चिम में नई नई शैलियों का विकास हो रहा था और इसी विकास के कारण जो बंगाल स्कूल है उसका धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगा। और जब इस बंगाल शैली का प्रभाव कम होने लगा तो बच्चों उसी के कारण जो युवा कलाकार थे इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। बंगाल शैली के पश्चात जब कलाकार अपनी अपनी निजी मौलिक शैलियों में कार्य करने लगे तब जाकर हमारी यह जो समकालीन कला है वह अस्तित्वमान हुई और इसके विकास में विभिन्न कलाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे कि यहाँ पर समकालीन कला आंदोलनों के प्रणेता के रूप में माना जाएगा। अतः भारतीय समकालीन कला के प्रणेताओं के रूप में राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और यामिनी राय जैसे जो कलाकार थे वे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें जो राजा रवि वर्मा हैं बच्चों, इनकी जो तकनीकी है वह तो पश्चिमी है परंतु जो विषय थे वे पूर्णतया भारतीय थे। इनमें अमृता शेरगिल भी आधुनिक और पश्चिमी कला में सिद्धहस्त कलाकार थी, लेकिन इनके जो विषय थे बच्चों वे भी भारतीय थे। इसी क्रम में यामिनी राय भी विशेष कलाकार थी, लेकिन इनकी जो कला है वो लोक कलाओं से प्रेरित थी और लोक कलाओं से प्रेरित इन्होंने अपनी कला में आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। अतः ये सभी कलाकार हमारी इस समकालीन कला के प्रणेताओं के रूप में अग्रणीय रूप से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम इनमें ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम उनमें से एक राजा रवि वर्मा के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों जो राजा रवि वर्मा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इन्होंने हमारी भारतीय समकालीन कला के विकास में प्रणेताओं में अग्रणीय कलाकार के रूप में अपना स्थान निभाया है। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के एक छोटे से गांव किलीमन्नूर में हुआ था। इनका संबंध त्रावणकोर के राजघराने से था। राजघराने से संबंध होने के कारण इन्हें बाल्यकाल से ही बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला। परिवार के ही राम वर्मा से इन्होंने चित्रकारी के प्रारंभिक गुण सीखे और आगे चलकर इन्होंने कला जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्रावणकोर के राजघराने में एक समय थियोडोर जेनसन को परिराज परिवार के व्यक्ति चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन्हीं को तैल चित्रों में काम करता देखकर रवि वर्मा ने ऑयल पेंट में काम करना सीख लिया था। अतः जो रवि वर्मा हैं इन्होंने ऑयल पेंट में पर्याप्त मात्रा में काम किया है। राजा रवि वर्मा यूरोपीय विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय कला जगत में अपना लोकप्रिय स्थान रखते हैं। इन्होंने पानी अर्थात जल रंगों में और ऑयल पेंट अर्थात तैलीय रंगों में दोनों ही माध्यमों में कार्य किया है। ये दोनों इनकी नवशास्त्रीय शैली में प्रयुक्त शैलीगत रंग इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए थे, काम में लिए गए थे। जो राजा रवि वर्मा हैं बच्चों, इनके विषय पौराणिक थे। इन्होंने रामायण, महाभारत, शकुंतला, नल दमयंती की कथा जैसे परंपरागत विषयों पर चित्र बनाए हैं। इनके महत्वपूर्ण चित्रों में दुष्यंत और शकुंतला, नल दमयंती कथा, समुद्र का मान मर्दन, हरिश्चंद्र और भीष्म की प्रतिज्ञा, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। राजा रवि वर्मा पारंपरिक भारतीय कला और समकालीन तंजावुर विचारधारा तथा पाश्चात्य शास्त्रीय यथार्थवाद के बीच की एक कड़ी स्वरूप में माने जाते हैं, चूंकि इन्होंने समकालीन कला और परंपरागत कलाओं के मध्य एक सेतु पुल के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। अतः इन्हें इसी एक कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया है। जो राजा रवि वर्मा हैं बच्चों, इनके चित्रकर्म में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है रावण तथा जटायु का। यह जो रावण और जटायु का चित्र है यह तैल चित्रों में बनाया गया है। पाश्चात्य शैली का रवि वर्मा का ये चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। रामायण से लिया गया यह चित्र अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट है। इसमें रामायण में
सीता हरण का जो कथा अंश है वहां से प्रेरित होके ये चित्र बनाया गया, जिसमें सीता का हरण करते हुए रावण को दिखाया गया था और इसमें गरुड़ किस प्रकार से सीता जी को बचाने की कोशिश करते हुए इस चित्र में दिखाए गए हैं। इसमें रावण और जटायु का ये चित्र रामायण का कथा का एक अंश है। इसमें बच्चों जैसा कि बताया आपको, रावण से सीता को बचाने की कोशिश करते हुए गरुड़ को दिखाया गया है। इस चित्र में पश्चिमी प्रभाव लिए हुए ये चित्र है और गतिशीलता का यह एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि किस प्रकार से रावण गरुड़ पर, उड़ते हुए गरुड़ पर प्रहार करते हैं और उनका एक पंख क्षतिग्रस्त कर देते हैं, काट देते हैं। ऐसा यहाँ पर गतिशीलता का अंकन लिए हुए ये चित्र अपने आप में विशिष्ट बनाया गया है। इसी क्रम में बच्चों समकालीन कला के प्रणेताओं के रूप में एक और अग्रणीय कलाकार हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर बंगाल शैली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर बंगाल स्कूल के जन्मदाताओं में माने जाते हैं। इनका जन्म कलकत्ता के जोरासांको नामक स्थान पर 7 अगस्त 1871 में हुआ था और इन्होंने इसी बंगाल स्कूल से पाश्चात्य रीति में शिक्षण हासिल किया था और इन्होंने ईबी हैवल के सानिध्य में भारतीय परंपरा चित्रण विधि का भी अध्ययन किया और शिक्षा प्राप्त की और इन्हीं का प्रयोग करके इन्होंने भारतीय शैलियों का जो विचार था वह स्थापित किया। इन्होंने चीनी और जापानी तकनीक के समन्वय से एक अपनी खुद की नई वॉश तकनीक इजाद की और ये इसी वॉश तकनीक के जनक के रूप में भी माने जाते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर ईबी हैवल के सानिध्य में पले बढ़े थे, इन्होंने शिक्षा हासिल की थी, अतः इन्होंने भारतीयता का और भारतीय परंपरागत कलाओं के विकास का जो स्वरूप है वह बंगाल शैली के अंतर्गत स्थापित किया। अवनींद्रनाथ ठाकुर एक उच्च श्रेणी के कलाकार थे। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है राधिका। इस राधिका का जो चित्र इन्होंने बनाया बच्चों वॉश तकनीक में बनाया है और यह 14 गुणा 21 सेंटीमीटर का बंगाल स्कूल में बनाया गया महत्वपूर्ण चित्र है और यह भी बच्चों राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। कला दीर्घा को बच्चों कला वीथिका भी कहा जाता है। यह है राधिका का चित्र। चटक लाल रंगों में राधिका का नदी से पानी भरते हुए ये चित्र बनाया गया था। इसमें अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा वॉश तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें राधिका का जो ये चित्र है ये वॉश तकनीक का अब विशेषताओं को धारण करते हुए बहुत ही सुंदर और स्पष्ट अच्छा एक उदाहरण है। इसमें प्रकाश का बड़ा ही कोमल और रहस्यमयी ढंग से प्रयोग किया गया है। बड़ा ही रहस्यमयी वातावरण इस प्रकाश के माध्यम से इस चित्र में उत्पन्न किया गया है। इसमें राधा को पानी भरने के लिए नदी की ओर जाते हुए अंकित किया गया है। इस चित्र में राधा की जो आकृति है बच्चों देहाकृति है बड़ी ही कोमल और नाजुक दर्शाई गई है। बड़ी कमनीय मुद्रा में यहाँ पर राधा को दिखाया गया है। चित्र में विशेषता हाइलाइट्स को लाने के लिए बच्चों टेम्परा तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। अतः यह वॉश टेक्निक और टेम्परा तकनीक दोनों का ही सम्मिलित उदाहरणों से युक्त ये चित्र है तथा जो ये वॉश तकनीक है बच्चों जैसा पहले बताया था चीनी और जापानी तकनीक का एक समन्वित रूप है। अतः इस चित्र में भी चीनी और जापानी तकनीक का प्रभाव हमको बड़ी सरलता से वॉश तकनीक के रूप में दिखाई देता है। इसी क्रम में हम एक और कलाकार एक और प्रणेता को लेते हैं जो कि अवनींद्रनाथ ठाकुर के ही शिष्य थे। वे थे नंदलाल बोस। जो नंदलाल बोस हैं बच्चों ये 5 दिसंबर 1882 बिहार के जिला मुंगेर में पैदा हुए थे। ये एक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे। ये दरभंगा के महाराज के मैनेजर के रूप में काम करने वाले इनके पिता थे और ये बड़े ही कला प्रिय और कला का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। अतः इन्होंने कोलकाता की सरकारी ललित कला और शिल्प कला विद्यालय से प्रारंभिक रूप में अपने पुत्र नंदलाल को प्रशिक्षण शिक्षण प्रदान करवाया था। जो नंदलाल बोस थे ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। अतः इन्होंने पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही शैलियों का अध्ययन किया
और ये बंगाल शैली के उन्नत और अच्छे कलाकारों में गिने जाने लगे। इनके जो नंदलाल बसु थे, इनके प्रमुख चित्रों में बच्चों शिव और सती, गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य, महात्मा गांधी जैसे इनके प्रमुख चित्र माने जाते हैं। नंदलाल बोस ने विश्व भारती में कला भवन के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया था। यह जो विश्व भारती है बच्चों, यह कलकत्ता के शांति निकेतन जो प्रांगण है वहीं पर स्थापित है और इस कला संस्थान में नंदलाल बोस को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। यहीं पर इन्होंने कार्य किया और अपने कला जगत का निर्माण किया। नंदलाल बोस के प्रमुख चित्रों में श्री चैतन्य, गरुड़ स्तंभ के नीचे जो चित्र है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वॉश और टेम्परा तकनीक में बनाया गया यह चित्र बंगाल स्कूल का महत्वपूर्ण चित्रों में स्थान रखता है। यह 22.8 गुना 40 सेंटीमीटर के आकार का नंदलाल बसु या नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया चित्र है और यह राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। और ये चित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये एक गरुड़ स्तंभ के नीचे बनाए गए हैं। स्तंभ का सहारा लेकर बैठे हुए ये इसमें बनाए गए हैं। इन पर एक दैवीय प्रकाश का प्रभाव इसमें स्थापित किया गया है, जो इस चित्र की बड़ी ही अलग और अपनी मौलिक विशेषता है। यहाँ पर श्री चैतन्य को गरुड़ स्तंभ के नीचे बैठे हुए बनाया गया है। वॉश टेक्निक में बनाया गया यह चित्र टेम्परा तकनीक का भी प्रभाव लिए हुए है। इसमें चैतन्य महाप्रभु को शोक में डूबे हुए स्तंभ का सहारा लेकर बैठे यहाँ पर दिखाया गया है। इनका दाएं हाथ पर इनके पूरे शरीर का भार संभाले ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके जो आकार प्रकार है, बैठने की मुद्रा है, इसे देखकर ही हम बड़ी ही सरलता से इनके इन शोकाकुल भाव को समझ सकते हैं। बड़े ही सुंदर और कमनीय देह आकृति के यहाँ पर इन चैतन्य महाप्रभु को बनाया गया है। इनकी नारी सुलभ कोमल देहाकृति और गौरवर्णीय देह का अंश यहाँ पर बनाया गया। इनके शरीर का जो कुछ अंश है वह अनावृत है तो कुछ अंश ढका हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर अंगों की स्थिति इनके उस शोकाकुल शोक भाव को स्पष्ट कर देती है। जो श्री चैतन्य जी हैं, ये एक स्तंभ का सहारा लिए हुए, इस स्तंभ के ऊपरी भाग पर गरुड़ पर आसन भगवान विष्णु को बनाया गया था। उनकी यहाँ पर मूर्ति स्थापित हमें इस चित्र में दिखाई देती है। साथ ही चैतन्य महाप्रभु पर एक दैवीय प्रकाश भगवान के आशीर्वाद के रूप में इस चित्र में अंकित किया गया है, जो कि इस चित्र को बड़ा ही प्रभावशाली और बड़ा ही विशिष्ट बना देता है। इस चित्र में बच्चों ये जो चित्र था ये नंदलाल बोस का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। अब हम एक और कलाकार समकालीन कला के प्रणेताओं के रूप में लेते हैं, वे हैं यामिनी राय। ये जो यामिनी राय हैं, इन्हें जामिनी राय भी कहा जाता है, अतः नाम के संबंध में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो यामिनी राय थे बच्चों, अप्रैल 1882 में बंगाल के बांकुरा जिले में पैदा हुए थे और यामिनी राय ने कलकत्ता कला विद्यालय में पश्चिमी तकनीक और बंगाल शैली तकनीक में अध्ययन हासिल किया था। ये भी अपने कला जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे चलकर इन्होंने दोनों ही कार्यों में कार्य नहीं किया, बल्कि इन्होंने लोक कलाओं से प्रेरित होकर अपनी ही एक निजी और मौलिक शैली का निर्माण किया और उसी में इन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की। ये यामिनी राय पाश्चात्य ऑयल पेंट में के सिद्धहस्त कलाकार थे। ये बहुत ही सुंदर व्यक्ति चित्र बनाते थे, परंतु इन्होंने इन सभी का त्याग करके लोक कलाओं से प्रेरणा हासिल की थी। अतः लोक कलाकारों की तकनीकी व शैली से प्रेरणा ले इन्होंने अपनी नई नवीन निजी शैली गठित की और उसी में प्रसिद्धि भी हासिल की। लोक कला के सामान्य और सहज सुलभ हस्त निर्मित रंगों का प्रयोग, अंतराल और सामग्री का प्रयोग इन्होंने अपने चित्रकर्म में किया है। इन सभी सरल सुलभ संसाधनों का प्रयोग हमें इनके कला जगत में, कला संसार में दिखाई देता है और इन्हीं के माध्यम से इन्होंने अपना वह कला संसार बनाया था। इन्होंने
चूना, काजल, गेरू, सिंदूर, नील, मिट्टी से रंग बनाकर इन्होंने काम में लिए हैं और आधार या धरातल के लिए लकड़ी, गत्ते, गोबर की लिपाई किए हुए संसाधन इन्होंने काम में लिए हैं। अतः बड़े ही सरल स्वरूप में संसाधन, रंग, माध्यम, आधार, अंतराल, ब्रश इत्यादि इन्होंने काम में लेकर लोक कलाओं को आगे बढ़ाया था। यामिनी राय भारतीय कला जगत के एक विशिष्ट और अभूतपूर्व कलाकारों के रूप में अपना भारतीय कला को योगदान देते हैं। ये जो यामिनी राय थे, इनकी प्रमुख कृतियों में क्रूसिफिक्शन, माँ और बच्चा, संथाल लड़की, काला घोड़ा, कृष्ण और बलराम जैसी इनकी कृतियां अपने आप में बड़ी ही विशिष्ट है। इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें जो क्रूसिफिक्शन है, यह बहुत ही अलग और विशेष स्थान रखती है। ये जो चित्र है लोक कला का टेम्परा तकनीक में बनाया गया विशिष्ट चित्र है और यह 88.5 गुणा 66.5 सेंटीमीटर का यामिनी राय का बनाया गया ये चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला विथिका नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। और ये चित्र है बच्चों क्रूसिफिक्शन का, जिसमें ईसा मसीह को यहाँ पर दिखाया गया है। इनके द्वारा बनाया गया यह चित्र धार्मिक चित्र है, जिसमें क्रूसिफिक्शन ये धार्मिक चित्र है। इसमें इन्होंने पारंपरिक टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया है। टेम्परा तकनीक आप जानते होंगे बच्चा, जैसा कि हमने पिछले पाठों में भी पढ़ा है। रंगों की अपारदर्शी तकनीक टेम्परा तकनीक होती है। यामिनी राय ने बड़े ही सरल मिट्टी जैसे रंगों का प्रयोग किया है। अपारदर्शी रंगों का प्रयोग इस चित्र में किया है। बड़े ही सरल और चटक रंगों का प्रयोग हमें इनके द्वारा किया गया इस चित्र में दिख रहा था। यह कालीघाट पटचित्र और मिट्टी के खिलौनों की जैसी लोक कला से प्रेरित ये इनके द्वारा बनाई गई अपनी एक निजी लोक कला थी। इसमें इन्होंने ईसा मसीह को दर्शाया है। भगवान ईसा मसीह बीच में गौरवर्णी बनाए गए थे और उनके दाएं बाएं दो गहरे रंग में मानवाकृति गढ़ी गई है। साथ ही साथ उनके पृष्ठ भाग में पीछे की तरफ जो धार्मिक व्यक्ति हैं, वे भी अनुयायी हैं, वे भी इसमें अंकित किए गए थे। मानवाकृतियां और जो ये अनुयायी बनाए गए बच्चों, ये बड़े ही सरल स्वरूप में सरलता और सहजता लिए हुए गढ़े गए हैं। इनमें भारतीय स्वरूप लिए ये चित्र बाजेंटाइन शिल्प कला का प्रभाव लिए हुए हमें दिखाई देता है। इसमें इन्होंने बड़ा ही करुण रस, गहरी व्यथा युक्त, बड़ा ही सरल और सहज संयमित रेखाओं से युक्त यह है जो चित्र है वह बड़ा ही सुंदर अंकित किया है। इसमें भगवान ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था, वैसा यहाँ पर बड़ा ही करुण भाव लिए हुए चित्र बनाया गया है। इसमें चित्र की जो मानवाकृतियां हैं, तत्व हैं, उनके बाहर जो गहरा रेखांकन किया गया है वह कलाकार की सिद्धहस्तता को प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ इनका जो रेखांकन है वह बड़ा ही संयमित बनाया गया है, जो कि इस चित्र की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताओं में गिना जाता है। बच्चों, ऐसा ये था अपना क्रूसिफिक्शन। भारतीय समकालीन प्रणेताओं में ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे, भारतीय समकालीन प्रणेता थे। इनके ही योगदान से हमारे जो समकालीन कला है वह हमें वर्तमान स्वरूप में दिखाई देने लगी थी। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।